Good morning students. Welcome to this video from HB Kapadia Group of Schools. Standard 9th हिंदी। पाठ 11 एक यात्रा यह भी। लेखक है रामदरेश मिश्र और साहित्य प्रकार है कहानी। प्रस्तुत कहानी एक रिक्शा वाले से संबंधित है। शिक्षित रिक्शा वाले के पास इंसानियत से भरा हुआ दिल है। वह संकट में पड़ी हुई एक युवती से विवाह कर लेता है और उसे संकट से उबारता है। स्त्रियों के प्रति रिक्शा वाले युवक का जो मानवीय दृष्टिकोण और उसके रिक्शे में सवारी करने वाले पति पत्नी, जो लेखक और उसकी पत्नी की बात है, उनसे रिक्शा वाले की आत्मीयता हमारा दिल छू लेते हैं। अब हम लेखक रामदरेश मिश्र जी का परिचय देखते हैं। रामदरेश मिश्र, उनका जन्म सन 1924 में हुआ था। रामदरेश मिश्र जी हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार हैं। उन्होंने कहानियाँ, काव्य एवं उपन्यास आदि क्षेत्रों में अपनी कलम चलाई है। उनके बहुचर्चित उपन्यास हैं जल टूटता हुआ और पानी के प्राचीर। उनकी कविताओं के संग्रह है बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते। उनकी जो कहानी संग्रह है खाली घर, बसंत का एक दिन, 61 कहानियाँ तथा उनकी प्रिय कहानियाँ आम के पत्ते काव्य संग्रह को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारती पुरस्कार से भी प्रतीक्षित किया गया है। एक यात्रा यह भी कहानी में रिक्शे वाले से परिचित होने पर उसके जीवन की घटनाओं से नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण देखकर तथा जीवन में उतारे गए कर्तव्यबोध से प्रेरणा प्राप्त होती है। स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयतापूर्ण संबंधों को खूबी से प्रस्तुत किया गया है, जो अत्यंत प्रेरक है। अब हम एक यात्रा यह भी कहानी समझेंगे। मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। यात्रा भीरू यानी यात्रा से डरने वाला। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है अंट संट किराया मांगने वाले ऑटो वाले से। नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, यह भी चिंता बनी होती है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि उन्हें यात्रा से बहुत डर लगता है। भीरू यानी डर लगना। यात्रा निकलते समय उन्हें एक ऐसा डर रहता है कि न जाने कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। पाला पड़ना यानी कैसे लोगों से संबंध जुड़ेगा, कैसे लोगों का सामना करना पड़ेगा। दूसरा, इस बात का डर है कि अंट संट किराया मांगने वाले ऑटो वाले, अंट संट यानी अपनी इच्छा के अनुसार पैसे मांगने वाले, और नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, यह सारी चिंता लेखक के मन में है यात्रा करते समय। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ गया। ग्वालियर जो मध्य प्रदेश का शहर है। पत्नी साथ थी, इसलिए आश्वस्ति बनी हुई थी। आश्वस्ति यानी आश्वासन। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे, हम यानी लेखक और उनकी पत्नी। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया यानी लेखक और उनकी पत्नी के पीछे पीछे जा रहा था। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज़ आई, बाबूजी, आप आखिर कहीं जाएंगे ही और कोई ऑटो करेंगे ही, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं। उसकी जिद और आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण था कि लेखक ने स्वीकृति दे दी यानी हाँ कर दी। उसकी ऑटो में लेखक और उसकी पत्नी बैठ गए। अर्थात लेखक यात्रा करने से डरते हैं, लेकिन इस बार उनकी पत्नी साथ थी, इसलिए उन्हें आश्वस्ति थी यानी कि आश्वासन था, तसल्ली थी। जैसे ही वह ग्वालियर के स्टेशन पर पहुंचते हैं तो कई ऑटो वाले उनके पीछे पड़ गए और उनमें से एक ऑटो वाले की आवाज़ ने लेखक को आकर्षित किया। लेखक और उसकी पत्नी उस ऑटो वाले के रिक्शा में बैठ गए। वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया।
उसके द्वारा बताए वांछित पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई। ज्ञात हुआ यानी मालूम हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतज़ार करता रहा, हमें नई जगह पर पहुंचा दिया। मैंने पूछा कितने पैसे दे दूं? बाबूजी जो इच्छा हो दे दीजिए। वैसे डॉक्टर से घर से यहाँ तक आने का किराया तो अतिरिक्त हो गया होगा ना? उसने पूछा। बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे? मैंने होटल का नाम पता बता दिया और कहा भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है। वह कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद निकले तो देखा कि वह ऑटो वाला वहीं पर खड़ा था। अर्थात लेखक और उनकी पत्नी दोनों ऑटो वाले की प्रेम भरी बातें सुनते सुनते डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंच गए। वहां जाकर पता चला कि डॉक्टर ने अपने क्लिनिक की जगह बदल दी है। वह ऑटो वाला फिर से नई जगह पर ले जाता है। लेखक उसे जो भी किराया होता है वह पैसे दे देते हैं और इंतज़ार करने से मना करते हैं। लेकिन जब 1 घंटे के बाद लेखक और उनकी पत्नी बाहर निकल कर देखते हैं कि वह ऑटो वाला अभी भी लेखक का इंतज़ार करते हुए वहीं पर खड़ा है, यह देखकर लेखक को बड़ा आश्चर्य होता है। अब हमें महसूस होने लगा था कि यह ऑटो वाला कुछ और है। यह हमारे भीतर घर करता गया। होटल पर छोड़कर उसने पूछा, फिर कब आऊँ? लेखक ने पूछा, यानी? ऑटो वाले ने कहा, यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे न? आपको जहाँ जाना होगा ले चलूँगा। वैसे यहाँ कब तक हैं? लेखक उत्तर देते हैं, कल शताब्दी से लौटेंगे, शताब्दी ट्रेन से। तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाऊँ? ऑटो वाले ने पूछा। तब लेखक ने कहा, भाई आज तो थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। ऑटो वाला कहता है, ठीक है बाबूजी, यह रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। फिर लेखक ने कहा, अरे तुमने अपना नाम तो बताया नहीं। उसने अपना नाम बताया, मोहन। यहाँ लेखक को लगा कि यह ऑटो वाला दूसरे ऑटो वाले से कुछ अलग है। ऑटो वाले ने अपना नाम मोहन बताया और उसने लेखक को अपना फ़ोन नंबर दिया ताकि लेखक फ़ोन करके उसे बुला सके और ऑटो वाला लेखक और उसकी पत्नी को शहर घुमाने के लिए ले जा सके। मोहन अच्छा नाम है, लेखक ने कहा। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया। मुझे बाबूजी यानी लेखक को बाबूजी और उनकी पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता रहा। घूम घुमाकर होटल पर लौटे। चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में लेखक ने बुलाया। वह बहुत संकोच के साथ आया। चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हुई। पत्नी ने पूछा, बेटे तुम ग्वालियर के हो? वह उत्तर देता है, नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ, यहाँ आना पड़ गया। अर्थात लेखक एक होटल में ठहरे थे। दूसरे दिन लेखक को शहर में घुमाना था। मोहन होटल पर आया तो लेखक ने उसे चाय पीने के लिए अपने कमरे में बुला लिया। बातचीत में मोहन लेखक को बाबूजी और उनकी पत्नी को अम्मा कहकर संबोधित करता था। उसने लेखक को बताया कि वह आगरा का रहने वाला है, लेकिन किसी कारणवश वह ग्वालियर में आकर रहता है। हमें लगा कि वह यह कहते कहते कुछ भर आया यानी कि कुछ बात याद करके वह दुखी हुआ है, इसलिए चुप रहे। लेकिन वह स्वयं बोलने लगा, आगरा में अपना घर है, माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए, बड़े भाई ने मेरी परवरिश की, भाई वकील है, मैं भी बीए पास हूँ, कोई नौकरी खोज रहा था कि फिर से एक चुप्पी सी छा गई। चुप्पी सी छा जाना यानी खामोशी छा जाना। हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछित घटना घटी है। अवांछित यानी न चाही हुई, यानी कि जिसकी कल्पना न की हो ऐसी घटना उसके जीवन में घटी है। उसे छेड़ा नहीं यानी उसे कुछ पूछा नहीं लेखक और उसकी पत्नी ने, किंतु उसने फिर से आगे की बात कहना शुरू किया। मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था।
एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई। बदहवास थी, बदहवास यानी विकल, दुखी, व्याकुल थी। गिगियाती हुई बोली, गिगियाती हुई यानी करुण स्वर में वह बोलती है, मोहन मुझे बचा लो। मोहन पूछता है, क्यों, क्या हुआ? लड़की कहती है, मेरे माँ बाप एक अधेड़ के हाथ मुझे बेच रहे हैं। अधेड़ यानी अधिक उम्र का, प्रौढ़ उम्र के व्यक्ति के साथ मेरे विवाह कर रहे हैं। मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, किंतु उस खुसट यानी उस मूर्ख अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। मैं बहुत असमंजस में पड़ गया, यानी मोहन कहता है, क्या कहूँ, कर भी क्या सकता हूँ। मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए। स्टेशन यानी पुलिस स्टेशन। यहाँ उसे ले गया और थानेदार को सारी हकीकत बयान कर दी यानी बता दी। वे कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है। यहाँ पर मोहन अपने बारे में बताता है कि उसके माँ बाप तो बचपन में ही उसे छोड़कर चल बसे थे, यानी वह छोटा था तब उसके माँ बाप की मृत्यु हो गई थी। बड़े भाई ने उसकी परवरिश यानी पालन पोषण किया था। वह भी बीए पास था। वह नौकरी की खोज में ग्वालियर आया था। मोहन ने बताया कि वह नौकरी की खोज में इधर उधर भटक रहा था। तभी एक ऐसी घटना घटी कि एक परिचित लड़की ने उसे बचाने के लिए सहायता मांगी, क्योंकि लड़की के पिता उसकी शादी एक बूढ़े आदमी के साथ कर रहे थे। लड़की उससे शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन कुएं में गिरकर मर जाना पसंद करती थी। यहाँ पर मोहन दुविधा में था, असमंजस में था कि क्या किया जाए। अंत में वह कुछ सोचकर मोहन लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन पर पहुँचता है और थानेदार को सारी बात बता देता है। थानेदार साहब बोले, इसकी एफआईआर लिखकर इसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देता। हवालात यानी जेल में। लेकिन फिलहाल चिंता इस लड़की की है कि आखिर इसके लिए क्या किया जाए। एक छोटी सी चुप्पी के बाद फिर से खामोशी छा जाती है और थानेदार एकाएक बोलते हैं, तुम्हारी शादी हो गई है? मोहन से पूछते हैं। मोहन ने न में सिर हिलाया। थानेदार ने कहा, तो तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेती? मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया, किंतु कुछ पल बाद यह लगा कि इसमें बुराई क्या है। मैंने कहा, सर इससे तो पूछ लीजिए। थानेदार ने उस लड़की से पूछा तो उसने भी स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। लेकिन क्या मोहन? थानेदार ने पूछा। मोहन कहता है, बाबूजी, लेकिन यह कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी कराना चाहती रहे। बात तय हो चुकी थी। फिर बाबूजी, मैंने सोचा कि भाभी जी की बहन से तो कोई अच्छा आदमी शादी कर लेगा, वहाँ कोई संकट भी नहीं है। लेकिन इस लड़की की तो जिंदगी खतरे में है। लड़की सुंदर भी है, परिचित भी है, और सबसे अहम यानी मुख्य बात यह है कि वह संकट में है। इससे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी। लेकिन अर्थात मोहन की सारी बात सुनकर थानेदार मोहन से कहते हैं कि तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते। लड़की भी मोहन से शादी करने के लिए तैयार थी, लेकिन मोहन एक उलझन में था, क्योंकि मोहन की भाभी उसकी शादी अपनी बहन से करवाना चाहती थी। इसलिए वह इस बात से डरता था कि यदि वह इस लड़की से विवाह कर लेगा तो उसके भाई और भाभी दोनों नाराज हो जाएंगे। हाँ, अब समस्या यह कि विवाह एकदम तो न हो जाएगा। यदि लड़की घर गई तो फिर वही बेच दिए जाने का संकट। मैं साथ ले जाऊं तो भैया भाभी तो नाराज होंगे ही। इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे। जब मैंने थानेदार के सामने यह समस्या रखी तो वे बोले, कुछ दिन के लिए इसे नारी निकेतन में रखवा देता हूँ। लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख लेता हूँ। 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में उससे मेरी शादी करवा दी। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मोहन ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं। मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। लगता है कि जैसे कोई कथा सुन रहा हूँ। मोहन उत्तर देता है, आप सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन यह थानेदार कवि भी है। कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ता है और उनकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती है।
इस प्रकार थानेदार ने लड़की को कुछ दिन तक नारी निकेतन में रखवा दिया। नारी निकेतन यानी ऐसी संस्था जहाँ पर स्त्रियों की, नारी की सुरक्षा होती है। और लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखकर अपने पास रख ली। 15 दिन बाद लड़की और मोहन की शादी करवा दी। हाँ, तब ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई न कोई मसीहा दिखाई पड़ जाता है। मसीहा यानी देवदूत। हाँ, तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गए यानी नाराज़ हो गए और हमें घर से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि एक तो मैंने उनकी साली से शादी नहीं की और दूसरे जिस लड़की से की वह किसी और जाति की है। लेखक ने कहा, तो तुम लोग ग्वालियर आ गए? मोहन कहता है, हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निबाह होना कठिन था। निबाह होना मुहावरा है यानी घर खर्च निकालना। पराए शहर में भले ही कोई अपनापन न हो, लेकिन यह परायापन उस अपनेपन से अच्छा है ना, जो दिन रात अप्रीतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न करता रहता है। उद्विग्न यानी पीड़ा देता रहता है। लेखक कहते हैं, हाँ सही कह रहे हो मोहन, तो यहाँ पर कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, बस ऑटो का दामन थाम लिया। दामन थाम लेना यानी सहारा ले लिया और उसी के सहारे चल रहा हूँ। लेखक कहते हैं, वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन। बड़े बड़े लोग नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, लेख कविताएं लिखते रहते हैं, किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतारते। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया और अपने जीवन के साथ उसे सम्मानपूर्वक लगा लिया। मोहन ने कहा, बाबूजी, इस कार्य से मुझे भी बहुत संतोष मिला। मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया, किंतु वह तो प्रायः मुझे संकटों से उबारती रहती है। मोहन की यह कहानी लेखक और उनकी पत्नी पर छा गई। वह हमारे मन में कितना बड़ा हो गया यानी महान हो गया। अर्थात मोहन ने लेखक को बताया कि उसने भाई भाभी की मर्जी के विरोध में उस लड़की से शादी की थी और लड़की भी दूसरी जाति की थी, इसलिए भाई ने उसे घर से निकाल दिया। अब आगरा में उन लोगों का रहना मुश्किल था, इसलिए मोहन अपनी पत्नी को लेकर ग्वालियर आ गया। यहाँ कोई नौकरी न मिलने पर मोहन ने ऑटो चलाना शुरू कर दिया। मोहन के जीवन की यह कहानी सुनकर लेखक मोहन की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि वास्तव में तुम बहुत बड़े हो। बड़े बड़े लोग तो नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, उस पर कविताएं लिखते हैं, लेकिन उसे अपने व्यवहार में नहीं उतारते। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से उस लड़की के जीवन को बचा लिया और अपने जीवन में उसे सम्मानपूर्वक जोड़ लिया। इस प्रकार मोहन लेखक की दृष्टि में और भी महान हो गया। आगे गाड़ी का समय हो रहा था। मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया। उसे मैं 500 रुपये का नोट देने लगा। वह बोला, रहने दीजिए बाबूजी। लेखक ने कहा, अरे यह तुम्हारा पारिश्रमिक है। पारिश्रमिक यानी मेहनत की कमाई, कोई दान थोड़े ही दे रहा हूँ। वह मोहन कहता है, बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया। कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए हैं। इस सुख के आगे पैसे का तो कुछ भी मोल नहीं है। पैसा तो और लोगों से भी कमा लेता हूँ। लेखक कहते हैं, बेटे लेकिन मेरी भी तो सोचो, मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ। मोहन कहता है, लेकिन यह तो बहुत है, इतना लूँगा तो आपका शोषण हो जाएगा। यह कहकर वह 500 का नोट लेकर 300 रुपये वापस करने लगा। इस प्रकार लेखक और उसकी पत्नी के वापसी में मोहन उन्हें स्टेशन पहुंचाने आया था। लेखक मोहन को उसके पारिश्रमिक के रूप में 500 रुपये देना चाहते थे, लेकिन मोहन पैसे लेने से इनकार करता है और कहता है कि आप दोनों से मुझे माता पिता जैसा प्रेम मिला है और यह सुख मेरे लिए पैसों से बढ़कर है। मोहन 300 रुपये लेखक को वापस देते हुए कहता है, मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी। हाँ, जब भी ग्वालियर आइएगा मुझे बुला लीजिएगा। मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास है ही। लेकिन मेरी भी एक शर्त है, लेखक ने कहा।
मोहन पूछता है, वह क्या बाबूजी? लेखक कहते हैं, ये 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। उसने 300 रुपये अपनी जेब में रख लिए, जैसे कह रहा हो, यह कैसी शर्त रख ली आपने बाबूजी? कुछ क्षण बाद बोला, बाबूजी, आपका फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन पर आ ही गया है, कभी कभी फ़ोन करता रहूं क्या? लेखक कहते हैं, हाँ हाँ भाई, शौक़ से, मुझे भी अच्छा लगेगा। फिर मोहन ने पूछा, लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। लेखक कहते हैं, मैं हूँ सत्यकेतु और पत्नी है कामना। और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे तब वह आंखों में न जाने कितना अपनापन लिए हमें निहारता रहा यानी देखता रहा। इस प्रकार मोहन ने लेखक से प्रार्थना की थी कि जब भी वह ग्वालियर आए तब उसे अवश्य बुला ले। इस पर लेखक ने भी कहा कि यदि वह 500 रुपये लेना स्वीकार करेंगे तो वे उसका आग्रह मानेंगे। अंत में मोहन ने 500 रुपये ले लिए। उसके पूछने पर लेखक ने उसे अपना नाम भी बता दिया और फ़ोन करने के लिए भी हाँ कर दी। विदा होते समय लेखक ने मोहन की आंखों में बहुत गहरा अपनापन देखा। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर एक यात्रा यह भी कहानी पूर्ण होती है। आपने देखा कि मोहन जो ऑटो चलाता है वह एक सुशिक्षित युवक है। वह धन से अधिक आत्मीय संबंधों को ज़्यादा महत्व देता है। संकट में पड़ी एक लड़की को अपनाकर वह साहस और मानवता का भी परिचय देता है। उसे अपनाने में वह अपने पारिवारिक रिश्तों की भी बलि चढ़ा देता है। उनके इन्हीं गुणों के कारण वह लेखक की नज़रों में और भी उठ जाता है। अब हम इस कहानी के प्रश्न के उत्तर की चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, लेखक को ग्वालियर क्यों जाना पड़ा? लेखक को एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ा। दूसरा प्रश्न, लेखक के न कहने पर भी ऑटो वाला उनका इंतज़ार क्यों करने लगा? तो लेखक ने मना कर दिया था मोहन को, फिर भी उसने इंतज़ार क्यों किया? क्योंकि वह लेखक को होटल तक पहुंचाना चाहता था। तीसरा प्रश्न, लड़की ने मोहन से घिघियाते हुए क्या कहा? घिघियाना यानी करुण स्वर में प्रार्थना करना, विनती करना। तो लड़की ने मोहन से घिघियाते हुए कहा कि मुझे बचा लो। चौथा प्रश्न, मोहन लड़की से विवाह करने के लिए क्यों तैयार हो गया? तो लड़की सुंदर और परिचित भी थी। यदि शादी न करे तो लड़की की जिंदगी संकट में थी। लड़की को संकट से बचाने के लिए मोहन लड़की से विवाह करने के लिए तैयार हो गया। पांचवा प्रश्न है, थानेदार की क्या विशेषता थी? थानेदार की विशेषता यह थी कि वह कवि भी था और उसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती थी। छठा प्रश्न, मोहन ने ज़्यादा पैसे लेने से इनकार क्यों किया? मोहन ने ज़्यादा पैसे लेने से इनकार किया क्योंकि लेखक और उनकी पत्नी से उसे जो प्रेम मिला था वह प्रेम उसके लिए पैसों से बढ़कर था। इसलिए मोहन ने ज़्यादा पैसे लेने से इनकार कर दिया। विद्यार्थी मित्रों, यह हमने एक एक वाक्य के जो प्रश्न के उत्तर थे उसकी चर्चा कर ली है। इसके अलावा भी स्वाध्याय में 2-3 वाक्य में और सविस्तार प्रश्न हैं जिसके उत्तर कहानी के आधार पर आपको CW में लिखने हैं। अब आगे है, सही शब्द चुनकर योग्य उत्तर दीजिए। पहला है, ऑटो वाले ने लेखक को नई जगह पर पहुंचा दिया क्योंकि। इसमें आपको 3 विकल्प दिए हैं। इन 3 विकल्प में से उत्तर आएगा, डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी थी। दूसरा है, बात करते हुए मोहन रुक गया और चुप्पी सी छा गई क्योंकि। उसका उत्तर आएगा अ, कोई अवांछित घटना घटी थी। तीसरा है, लेखक को मोहन की बात कहानी कथा सुन रहे हो ऐसी लगी क्योंकि। इसका उत्तर है अ, लेखक सोचने लगे कि कोई थानेदार ऐसा सहृदय व्यवहार कर सकता है। चौथा है,
मोहन ने ज़्यादा पैसे लेने से इनकार कर दिया क्योंकि मोहन चाहता था कि उसे इतना पराया न समझा जाए। तो यहाँ पर सही वाक्यांश पूर्ण करो। 4 जो थे वह उत्तर के साथ पूर्ण हुए। अब उसके बाद है मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला मुहावरा है पाला पड़ना, संबंध जुड़ना। दूसरा है असमंजस में पड़ना, यानी दुविधा में पड़ना, उलझन में पड़ना। तीसरा है दामन थाम लेना, उसका उत्तर है आश्रय लेना। अब आगे विरुद्धार्थी शब्द। पहला है वांछित, उसका विरुद्धार्थी है अवांछित। परिचित, अपरिचित। समस्या, समाधान। मसीहा, शैतान। प्रीति, नफरत। संतोष, असंतोष। शोषण, पोषण। तो यहाँ पर एक यात्रा यह भी कहानी पूर्ण होती है। कहानी का जो व्याकरण है, समानार्थी, विरुद्धार्थी, मुहावरे, सबकी हमने चर्चा कर ली है। प्रश्न के उत्तर भी हमने देख लिए हैं। तो यह व्याकरण और प्रश्न के उत्तर आपको CW में लिखने हैं। विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो को ध्यान से देखना, समझना, बाद में एक बार कहानी अपनी किताब में से पढ़ना, फिर CW में प्रश्न के उत्तर और व्याकरण लिखना है। थैंक यू।